देखिए 49 वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 49 में आपको क्या बोला है, एक बार देखेंगे सब लोग। 49 में बोला है if W is the amount of work done in forming a soap bubble, तो सोप बबल को फॉर्म करने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, लेकिन उसमें एरिया सोप बबल में डबल होती है, तो एरिया जो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो सोप बबल में 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 8 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया इनटू टी, ये था। सब कुछ सेम है, तो वर्क डन जो होगा रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वर्क डन जो होगा रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉर्मिंग अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक, तो W2 अपॉन W1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1, ये स्क्वायर है तो R2 अपॉन R1 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे पहले है ना आपको वॉल्यूम रेडियस का रिलेशन नहीं दिया, किसका वॉल्यूम का रिलेशन दिया। तो यहां पर आप देखेंगे अगर वॉल्यूम जो होगा फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, है ना। तो V2 अपॉन V1 अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1 का क्यूब होगा, क्योंकि यहां से वॉल्यूम जो होगा R क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V2 आपको दिया हुआ 2V डबल हो जा रहा है, वॉल्यूम इनिशियल V है, यहां से आपका R2 अपॉन R1 का क्यूब, ये कैंसिल होगा, तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3। अभी इक्वेशन वर्क डन पूछा था, पहले में पुट कर लीजिए, पुट इन फर्स्ट, वर्क डन का रेशियो पूछा था ना, तो R2 अपॉन R1 था, तो यहां से करेंगे 2 की पावर 1/3 और ये होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 2/3, यही रेशियो। और अच्छा पहले वाले का वर्क डन भी दिया हुआ, W1 की वैल्यू W दिया हुआ, W2 is equal to 2 की पावर 2/3 into W हो जाएगा, W का टोटल मल्टीप्लाई करें W1 को W, ठीक। तो इसमें दो चीजें, एक वॉल्यूम का रिलेशन देखना था रेडियस से, क्योंकि वर्क डन रेडियस से रिलेशन, और ये वॉल्यूम का रिलेशन ही दिया हुआ था, तो इसलिए वॉल्यूम का पहले रेडियस से निकालेंगे, तो रेडियस का यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे, फिर वर्क डन वाले में पुट करेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल मैं बताया भी था, है ना। 50 में दिया हुआ बिग ड्रॉप इज फॉर्म बाय कोलैप्सिंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी बहुत छोटे 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 कितने हैं 1000, जिसकी रेडियस का ले रहा हूं स्मॉल आर है, इससे मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहा है जिसकी रेडियस क्या है। तो सबसे पहले दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, वॉल्यूम इक्वल होगा तो ये 1000 into 4/3 पाई r क्यूब होगा, और इधर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r, यही ना। क्या पूछा है, कितना वर्क डन करना पड़ा, सरफेस एनर्जी में चेंज कर, तो रेडियस का रिलेशन निकाल, यहां से यहां कैंसिल होगा, तो r क्यूब हो जाएगा आपका r क्यूब अपॉन 1000, या तो r की वैल्यू r/10 हो जाएगा, ये r और r के बीच में रिलेशन होगा। कैपिटल r दिया हुआ है क्या, नहीं, ठीक है, कैपिटल r के टर्म में यहां पर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या होता है वर्क इज द चेंज इन द सरफेस, सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हुआ, सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हुआ, यानी चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मैंने कहा था सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो यहां पर क्या होगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, सरफेस टेंशन रहने दीजिए, दोनों का सेम है वही बात, चेंज इन एरिया बाद में क्या बन रहा बड़ा ड्रॉप ना, 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई क्या होगा r/10, तो 1000 है, 1000 है ना इनटू 4 पाई r स्क्वायर। अरे पहले फाइनल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर इस इनिशियल छोटे छोटे ड्रॉप थे, तो एक 4 पाई r स्क्वायर और 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, आगे बात समझ में। तो यहाँ से t इनटू 4 पाई, यहाँ पर कैपिटल R की वैल्यू निकाल दीजिए ना, ये कितना हो जाएगा 10R हो जाएगा, ये पुट कर लीजिए यहाँ पर 10R का स्क्वायर,
माइनस ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये ज्यादा हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये वाली इनिशियल एरिया, कौन सी एरिया ज्यादा है बताइए, कौन सी एरिया ज्यादा होगी, ये वाली की ये वाली, देखिए 1000 वाली ज्यादा होगी, स्मॉल ड्रॉपलेट्स है तो इसको पहले लिखेंगे, है ना, ये एरिया ज्यादा होगी क्योंकि चेंज इन पूछा है, तो ये 1000 into 4 pi r स्क्वायर, ये पहले एरिया ज्यादा है, फिर माइनस 4 pi r स्क्वायर, है ना, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1000 into 4 pi, है ना, स्मॉल r की जगह लिख लीजिए, चलिए स्मॉल ही r की जगह लिख लीजिए, r by 10 का स्क्वायर माइनस 4 pi r स्क्वायर, सॉल्व करेंगे t, ये हो जाएगा 100 से यहाँ कैंसिल होगा 10 हो जाएगा, यहाँ चलिए 1000 into 4 pi r स्क्वायर by 100 माइनस 4 pi, ये 2 से कैंसल, ये हो जाएगा 40, कितना आएगा 40 pi r स्क्वायर माइनस 4 pi r स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा चेंज इन सरफेस, ये आपका आ जाएगा 36 pi r स्क्वायर t, इतना चेंज इन सरफेस है, t से मल्टीप्लाई, चेंज इन एरिया 36 pi r स्क्वायर। अच्छा अब यहां पर देखिए आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया, यानी यहां पर वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा, यहां खुद वो ऑपरेशन होगा, समझ में, क्योंकि निगेटिव आ रहा था, फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आ रहा, समझ में आ रही बात, अगर यही फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव, अगर इससे ये बनाना पड़ेगा तब आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इससे ये अपने आप आपको नहीं देना पड़ेगा, एनर्जी मिलेगी क्योंकि निगेटिव आ रहा, तो ये वो सब पूछा नहीं है, बस वो कॉन्सेप्ट बता रहा ना आपको, बस ये समझना है, चेंज पूछा है कि जो ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर, है ना, तो 36 pi r स्क्वायर t आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और क्या पूछा है, दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो पूछा है ना, तो सरफेस एनर्जी यानी एनर्जी का E1 by E2 कितना, बिग ड्रॉप, मतलब ड्रॉपलेट्स लिखा है तो स्मॉल, स्मॉल, तो इसका कितना हो जाएगा 1000 into 4 pi r स्क्वायर into t, और ये कितना हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर into t, होगा ना, ये होगा। अब देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1000, है ना, स्मॉल r की जगह लिखिए, चाहे मत लिखिए, यहां से लिखिए r स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल r की जगह हम 10r का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, या आप इसी 45 को 4 pi r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो भी वही आ जाएगा, है ना, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, दोनों एरिया डिवाइड करें, कितना हो जाएगा 1000 r स्क्वायर अपॉन 100 r स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 10:1, ठीक, तो ये मैंने बाद में बिल्कुल अलग निकाला है, ऊपर वाले की छोटे ड्रॉपलेट एरिया 4 pi r स्क्वायर into t, एरिया कितने थे 1000 है, एक 4 pi r स्क्वायर तो 1000 है, और t से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सरफेस एनर्जी निकलेगी, ये तो एरिया था, और फिर ये बड़े वाले को दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक, आगे आप समझ क्या दिया हुआ है, एक बड़ा ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 1 mm, किसमें कन्वर्ट हो रहा है 10 की पावर 6 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इसकी रेडियस नहीं पता, वो रेडियस मैं ले रहा हूं r, तो वॉल्यूम कंफर्म होगा 4/3 pi r क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 into 4/3 pi r, ये इससे कैंसल, तो r क्यूब हो जाएगा आपका r क्यूब अपॉन 10 की पावर 6, r क्यूब रूट ले लेंगे तो ये r अपॉन 100 हो जाएगा, 10 की पावर 2 यानी 100 हो जाएगा, सारी बात समझे, और ये कैपिटल R कितना दिया था 1 mm दिया हुआ था, 1 mm मतलब 10 की पावर -3 मीटर, सर्कल टेंशन कितने दिया सेंटीमीटर और डायमीटर, तो इसको मीटर में कर, सेंटीमीटर में कर लीजिए, सेंटीमीटर कितना होगा 10 की पावर -1 होगा, तो ये रेडियस जो आ जाएगा 10 की पावर -3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका रेडियस 10 की पावर -1 सेंटीमीटर था,
और छोटे वाले का 10 की पावर माइनस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। या तक हो गया। पूछा क्या यार, एनर्जी स्पेंड मतलब फाइंड द एनर्जी स्पेंड यानी वर्क डन। एनर्जी स्पेंड क्या वर्क डन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया है ना। सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई 40 इनटू चेंज इन एरिया कितना है, बाद में 10 की पावर 6 ड्रॉपलेट्स है इनटू 4 पाई r स्क्वायर, और इनिशियल कितना था 4 पाई। आगे बात समझ, चेंज इन एरिया इसमें से इसकी एरिया को माइनस कर दो। सरफेस टेंशन कितना दिया हो भाई, 72 72 पर सेंटीमीटर इनटू 10 की पावर 6 इनटू 4 पाई। 4 पाई को कॉमन ले लीजिए है ना, इनटू 4 पाई को मैं कॉमन ले रहा हूं और देखिएगा 10 की पावर 6 r की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस कैपिटल r की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। सरफेस यानी वर्क डन या स्पेंड एनर्जी के क्या फॉर्मूला क्या था, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। कल मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए वर्क डन आ जाएगा फिर आपका 72 इंटू 4 पाई इंटू ये देखिए 1 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और प्लस 6 1 हो जाएगा, और ये 10 की पावर माइनस 2 यानी 0.01 हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे 72 इंटू 4 पाई इंटू कितना जाएगा 0. कितना होगा 99 होगा, यही होगा यानी अप्रॉक्सीमेट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है वर्क डन, किसमें आएगा, जूल में आएगा, आरजी में आएगा ना, सीजीएस में आएगा ना, क्योंकि हमने सब सीजीएस में रखा हुआ है। इंटू 4 इंटू 7 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 3.14 रख लीजिए इंटू 0.9 मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3.12 के आसपास आएगा, 900 के आसपास कुछ आएगा। कितना आ रहा है ये देखिए, इसको 3.14 और 0.9 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा तो मैं 3.12 लीजिए, 3.1 लीजिए, चलिए 3.1 मान 3.1 का 288 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ले लीजिए, 3 ले लीजिए तो 900 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर में क्या करो, नहीं तो अर्ज में कितना आएगा 895। जून में करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 7 से कर देंगे, ठीक 10 की पावर माइनस 7 कर देंगे। अरे दोनों डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों डायग्राम मैंने बना दिया। तो नेट फोर्स पूछा, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा T1 L माइनस सरफेस टेंशन की डिफिनीशन ये डायग्राम बना के बताया था, लेकिन वहां पर दोनों साइड्स लिक्विड सेम थी, यहाँ पर एक साइड कुछ केमिकल डाल के लिक्विड के सरफेस टेंशन बदल दिया है ना। तो T1 कितना है 80 इंटू माइनस T2 कितना है 60, L को कॉमन ले लीजिए, L कितना है क्या 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों किसमें ठीक है, ये लगा 20 इंटू 4 यानी 80 डाइन में आएगा। सब सीजीएस में तो ये भी सारे। अरे बोलो भाई समझ में आया, बस यहाँ पर दोनों साइड अलग अलग सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। A thin wire ring of radius 1 meter is situated on the surface of the liquid, है ना। If the excess of the force required to lift it upwards, अच्छा अब ये दूसरा केस है। अब मैं डायग्राम बनवाया था, कौन वाला केस है, रिंग को ऊपर उठाना। रिंग को अगर ऊपर की तरफ उठाएंगे तो लिक्विड यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा,
खींचेगा उसको, तो इसमें 2 सरफेस टेंशन इधर लगेगा, यानी कितना 2TL लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। अब इतना एक्स्ट्रा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, एक्सेस फोर्स। अगर टोटल फोर्स पूछेगा तो 2TL प्लस mg, लेकिन एक्सेस फोर्स पूछा ना, if the excess force required to lift the 8 Newton, calculate the surface tension of the liquid। एक्सेस फोर्स दिया होगा तो आपको mg को कंसीडर नहीं करना। तो एक्सेस फोर्स का इसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल रिंग वाले में, कितना 2 into TL, और ये एक्सेस फोर्स दिया कितना है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। अरे फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये सब याद नहीं करना, समझना है, कॉन्सेप्ट है ना। कि एक्सेस फोर्स जो होगा Q2TL लग रहा है, वो मैंने कल डायग्राम बना के आपको समझाया था, क्योंकि दोनों साइड से ऐसे वो लिक्विड बनेगा तो नीचे की तरफ 2TL लगेगा। रिंग है, थिन वायर रिंग, अच्छा रिंग है, मैं निडल समझा, रिंग है, रिंग, ये रिंग, तो रिंग है। रिंग में अगर ऐसे बनाए कुछ इस तरीके से, एक ये होगा, एक ये मान लीजिए R1 है और ये आपका R2, तो यहां भी लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, और इसमें भी लग रहा होगा, है ना, दोनों में। तो एक्सेस प्रेशर का इसमें फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 पाई R1 into T प्लस 2 पाई। अच्छा थिन दिया हुआ तो दोनों की रेडियस हम क्या मान लेंगे, सेम। अगर थिन दिया हुआ है तो मतलब ये बहुत ही पतला, यानी दोनों की रेडियस हम क्या लेंगे, सेम, यानी बहुत ही पतला, ऐसे फिल्म दिया हुआ है ना। और ये जो दूसरा वाला साइड बाहर वाला ये वाला, ये भी क्या है, एकदम पतला सा है। तो रेडियस जो दोनों का होगा अंदर और बाहर का, वो सेम होगा, यानी R1 की भी जगह R और R2 की भी जगह R। समझ में आ रही बात? रिंग है, अगर बहुत थिक रिंग है तो R1 R2 अलग है, लेकिन बहुत ही पतली है तो ये अक्रॉस दोनों अंदर की और बाहर की रेडियस सेम होगी, तो दोनों को हम R लेंगे। तो ये आपका कितना लगा 4 पाई RT, तो 8 into 4 into 3.14 कितना रेडियस, अच्छा पाई में दिया हुआ है, तो 4 into पाई रेडियस कितना मीटर, मीटर की मिलीमीटर, मीटर into T, तो यहां से कैंसिल होगा 2, तो T आपका आ जाएगा 2 पाई, क्या होती है न्यूटन, यही जवाब सर। समझ में आया? बिल्कुल इजी। क्यों यहाँ पर दोनों रेडियस को सेम लिया गया, ये बात सबको समझ में आएगी, क्योंकि वो बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली, इसलिए अगर ये तो थिक रहती थी तो R1 और R2 लेते, यहाँ पर R1 रखते, यहाँ पर R2। नेक्स्ट थर्ड वाला करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही चीज है, एक सर्कुलर फ्रेम है, यानी सर्कुलर डिस्क है ना, सर्कुलर फ्रेम है, क्या सर्कुलर डिस्क की सर्कुलर रिंग, फ्रेम, तो फ्रेम का मतलब क्या, डिस्क की रिंग, रिंग की डिस्क। अब बताइए उसका क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेड ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वायर। अब थिन वायर से क्या बनेगा, रिंग बनेगा कि डिस्क बनेगी, रिंग बनेगी ना। अरे बोलो भाई, समझ में आ गई बात, रिंग बनेगी। तो एक सर्कुलर रिंग है जिसका सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई R आपको दिया हुआ, कितना, 20 सेंटीमीटर, ये 2 पाई R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब रिंग है, यानी एक सर्कुलर रिंग पतली से ऐसे बनाई गई है, तो इसमें दो तरफ एक जाओगी ना, अंदर भी और बाहर भी, अंदर खाली रिंग में डिस्क होता तब बाहर होती, अंदर तो डिस्क रहेगी, तो ये रिंग बनेगी, तो सिर्फ अंदर बाहर दोनों एरिया। तो क्या पूछा, एक्सेस फोर्स, एक्सेस फोर्स पूछा है, तो रिंग में क्या हो जाएगा 2 पाई RT प्लस 2 पाई अंदर बाहर दोनों का निकालेंगे। ये डिस्क रहता तो सिर्फ 2 पाई RT, और थोड़ा थिक रिंग रहती तो 2 पाई R1T प्लस 2 पाई R2T। आ रही बात समझ? ये पूछा, ये हो जाएगा 4 पाई RT, तो 4 पाई RT यानी कि इसको ऐसे करता हूं 2 into 2 पाई R, तो 2 पाई R की वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, T कितना दिया हुआ 70, क्या 70, 9 सेंटीमीटर, 70 दिया हुआ है, तो डाइन में आ जाएगा 2800
यही आया आंसर? यही आया, कुछ और आया? यही आया है। तब कैसे आप लोग डिस्क लेके आंसर सही, डिस्क लेते तो 2 तब तो 1400 आता, तब डबल नहीं आता है। डिस्क में तो एक ही एरिया लगानी पड़ती है, समझ में आई बात? डिस्क में तो बस 2 पाई RT रहता तो आंसर 1400 आता। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करिए, क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। फोर्थ करिए, a metallic wire of density D, है ना, floats horizontally in water. Find out the maximum radius of the wire so that wire may not sink, है ना। अब दिया floats horizontally, तो एंगल पे नहीं फ्लोट कर रहा। अगर एंगल पे फ्लोट कर रहा तो 2TL sin थीटा, यानी वायर जो है, अगर मान लीजिए मैं वही अभी क्वेश्चन अगर सामने देखो तो एकदम ऊपर कर रहा है, यहाँ पर ऐसे, अगर एंगल पे था थोड़ा सा नीचे दबता, आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, floats horizontally. Find out the maximum radius of the wire so that the wire may not sink. वायर जो है वो सिंक क्या नहीं कर रहा, तो अब इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन, अच्छा यहां पर जो लगेगा, तो इस केस में तो इधर लगेगा ना सरफेस टेंशन। कॉन्सेप्ट, a metallic wire of density D floats horizontally in water. अच्छा, floats horizontally in water. Find out the maximum radius of the wire. अच्छा, floats horizontally in water. मान लीजिए ये वाटर में फ्लोट्स कर रहा है, ठीक, वही कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ऐसे दिया हॉरिजॉन्टली, ये मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, ठीक, मान लीजिए कुछ एंगल पे, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इधर लगेगा T into L और इधर भी लगेगा T into L। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, इधर कितना लगेगा? TL cos थीटा, और इधर भी ऊपर क्या लगेगा? 2TL sin थीटा होगा, यही बोला। और नीचे क्या लगेगा उसका? mg, यानी वेट वही बैलेंस करेगा। mg जो होगा 2TL sin थीटा को बैलेंस करेगा। वो फ्लोट कर रहा है तो कौन इसको बैलेंस कर रहा है? mg, यानी mg। अब पूछा क्या है? 2TL sin थीटा। अरे ये होगा आंसर समझिएगा, जो mg होगा 2TL sin थीटा के इक्वल होगा, ये दोनों बैलेंस होगा। अच्छा, mg, अब रेडियस का मास का क्या होगा? डेंसिटी d इनटू वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ पाई आर स्क्वायर, अगर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर जो होगा वो सर्कल इनटू उसकी लेंथ, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू, यही होगा इसकी इसका वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होगा इनटू जी। इधर क्या जाएगा? 2TL इनटू, आगे बात सुनो, देखिएगा L से L कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2T sin थीटा अपॉन पाई डी जी। आगे बात समझ, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2T sin थीटा अपॉन पाई डी जी। आर की वैल्यू आई, समझ में आ गई बात? तो क्या पूछा ये? कौन सी रेडियस? मैक्सिमम रेडियस। अच्छा, मैक्सिमम पूछा मिनिमम? मैक्सिमम, तो क्लियर। तो आर मैक्सिमम पूछा है, अगर आर मैक्सिमम पूछा है तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम, यानी 1 हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम में हम क्या लिखेंगे? 2T अपॉन पाई डी। ये कॉन्सेप्ट बनने मुझे पता है कि आप लोगों ने डायरेक्ट किया होगा, mg को 2TL रख के यहां से r भी निकले, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने फॉर्मूला क्या था, कैसे हमने ये आया? तो मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम में क्या होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1, यानी कि ये पूरा का पूरा TL किधर लग रहा होगा? ऊपर, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तभी तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दोनों TL ऊपर की तरफ लग रहा होगा। उसी समय उस रेडियस क्या होगा? मैक्सिमम रेडियस पूछा था, तो मैक्सिमम रेडियस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब देखिए 2 टेंशन कितना दिया था? सरफेस टेंशन, अच्छा यही आंसर, अच्छा ये आंसर भी यही है, तो ठीक समझ में आ गई बात कैसे? 2
देखिए एरिया चेंज हो रही है ना, एक रेक्टेंगुलर फिल्म है तो चेंज इन एरिया निकाल लीजिए। एरिया कितना, फाइनल एरिया कितना है 9 into 5 और इनिशियल रेक्टेंगुलर तो लेंगे इंटू और इनिशियल कितना है 5 into कितना आ जाएगा 45 माइनस 50 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया चेंज इन एरिया। तो वर्क डन पूछा है, इस एरिया को चेंज करने में बहुत आसान यार, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन कितना दिया होगा, अच्छा वर्क डन दिया होगा तो वर्क डन कितना दिया होगा 6 into 10 to the power minus 4 joule। जूल में दिया हुआ है 6 into 10 to the power minus 4 जूल। ये टेंशन तो एरिया को भी हम लोग रखेंगे 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 4 रखेंगे एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये से कैंसल तो टेंशन हो जाएगा आपका 6/30 यानी कि कितना आ जाएगा 0.2, ये तो होगा 1/5 तो कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन पर। सही आंसर 0.1। अच्छा रेक्टेंगुलर फिल्म है ना, दो एरिया ना, एक ऊपर भी एक बाहर भी और एक अंदर भी, ऐसे दो एरिया होगी तो रेक्टेंगुलर फिल्म में तो 2 into चेंजिंग एरिया हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो यहाँ 60 हो जाएगा तो 6/60 हो गया तो कितना होगा 0.1 आया है 0.1 न्यूटन पर मीटर। समझ में आई बात, ऑप्शन दोनों दिया रहेगा और आप ऐसा ही गलती करेंगे जैसे मैंने गलती किया। आई बात समझ में, एरिया को डबल करना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगुलर फिल्म है, फिल्म में आगे भी रहती है और पीछे भी एरिया रहती है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया 6 वाला। Calculate the surface energy floating on the of ring floating on the liquid surface। मल्टीप्लाई करना 6 वाले में, सरफेस एनर्जी पूछा है ना, एनर्जी का ये चाहे वर्क डन क्या होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन कितना मिला 75 क्या डाइन न्यूटन पर वर्ग और चेंज इन एरिया दिया कि निकालना दिया है न्यूटन कितना दिया हुआ है 0.04 0.04 मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 जूल। यही था ना, ठीक अगला करिए। सेवन वाला हो गया क्या, तो वाटर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सोप बाय 700%, वॉल्यूम 700% इंक्रीज होगा है ना, ये वाला हुआ कि सबका नहीं हुआ। देखिए वॉल्यूम को 700% इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पहले अगर बी था तो कितना हो जाएगा 700%, अगर पहले बी था तो वॉल्यूम कितना हो गया बढ़ के 8 भी होगा। अरे समझ में आ रहा है 700% से वॉल्यूम बढ़ रहा है इंक्रीज करके, तो इनिशियल वॉल्यूम अगर v है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 7 टाइम बढ़ गया, तो पहले 1 v था तो 8 v होगा, v + 7v यानी कितना हो जाएगा 8v। आई बात समझ में। अब वॉल्यूम जो अब एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया था इसका, यही तो पूछा था फाइंड द वॉल्यूम इन increasing the volume of soap bubble if its radius is r and surface tension is t, है ना। तो ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस का रेशियो निकाल लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा v2 by v1 जो हो जाएगा r2 क्यूब होगा क्योंकि 4/3 पाई r3 होता है। तो यहां से v2 की जगह हम क्या लिखेंगे 8v/v इज इक्वल टू r2/r1 का क्यूब, कैंसिल कर लेंगे तो यहां सॉल्व करेंगे r2/r1 हो जाएगा आपका 2:1, 8 का क्यूब 2 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 होगा, तो r2/r1 कितना हो जाएगा 2/1। ये वॉल्यूम के क्यों दिया था r2 और r1 का रिलेशन निकालने के लिए। अब वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू चेंजिंग एरिया। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है
टी ही दिया होगा। अच्छा, और चेंज इन एरिया कितना होगा, रेडियस, अच्छा पहले इनिशियल रेडियस r है, तो यहाँ से r2 कितना हो जाएगा, r2 जो होगा 2r होगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा 2r1, और r1 की वैल्यू r दिया हुआ कैपिटल R पहले इनिशियल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया कितना होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर माइनस, यही तो होगा सरफेस टेंशन, यही होगा चेंज इन एरिया। तो यहां से आपका हो जाएगा 4 पाई t, r2 की जगह 2r और इसकी जगह r, तो 4r स्क्वायर माइनस 4 पाई t 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर होगा, यानी आंसर कितना आ गया 12 पाई r स्क्वायर t, यही आया है। हाँ अच्छा, कुछ स्कोप है क्या, स्कोप बबल है, तो यहां से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पाई हो जाएगा ना, 8 पाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 24। समझ में आ गई बात, अच्छा क्वेश्चन था ये, वॉल्यूम का रिलेशन यूज करके आप रेडियस का रिलेशन निकाल, और रेडियस का रिलेशन निकल जाएगा तब चेंज इन एरिया निकाल लेंगे, क्लियर। 8 वाला हो गया। A bubble of radius 2 centimeter is blown inside a cold drink, है ना, using a straw. If the surface tension of the liquid is 60 centimeter, find the work done. तो वही पहले जीरो एरिया मान लेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर और सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई हो गया, अर्ज में याद आएगा, है ना। 9 वाला 10 की पावर 6, अभी तो कराया था 51 वाला, 51 वाला जो इलस्ट्रेशन कराया था वैसे ही जो था 10 की पावर 6 था, लेकिन इसमें परसेंटेज फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस, तो कितनी एनर्जी चेंज हुई, तो पहले निकाल लीजिए एनर्जी। देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम को अगर इक्वल करेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब, कितने ये 10 की पावर 6 है, और ये बड़े ड्रॉप में बन रहा तो 4/3 पाई r क्यूब होगा, यहां से कैंसल, तो यहां से आपका आ जाएगा 10 की पावर 6 इंटू r क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, क्यूब रूट लेंगे तो ये 100r इज इक्वल टू r होगा, बोलो भाई कैपिटल R की वैल्यू 100r की इक्वल हो जाएगी, क्यूब रूट लेंगे तो 10 की पावर 6 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 6 का क्यूब रूट क्या होता है 100 हो जाएगा। अब क्या बोला है, रेडियस पता चलेगा, सरफेस टेंशन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, इसमें एनर्जी लॉस होगा ना, तो ये जब बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप सॉरी जब छोटे ड्रॉप बड़े ड्रॉप में बनेगा तो एनर्जी का लॉस है ना, तो क्या होगा चेंज इन एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी, क्या होगा परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी क्या होगा चेंज इन एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन एनर्जी क्या होगा, अच्छा सरफेस टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया, यही होगा ना। और क्या बबल वगैरह दिया हुआ, क्या दिया हुआ ड्रॉप्स दिया हुआ ना, तो डबल तो करना नहीं है, तो सरफेस टेंशन दोनों का सेम कैंसल, चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर और कितने ये 10 की पावर 6 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर अपॉन इनिशियल कितना था 10 की पावर 6 इंटू 4 पाई, अरे बोलो भाई यही तो फ्रैक्शनल चेंज होगा, यही ना होगा फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज का, चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल, तो चेंज इन एनर्जी t से हटा देंगे तो वही चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया होगा। ठीक, अब सॉल्व कर लेंगे,
10 की पावर 6 इंटू 4 पाई। आर की जगह क्या लिखेंगे, आर बाई 100 कर लेते हैं। यहां से अगर हम निकालेंगे स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर बाई, तो यहां से मैं कर लेता हूं आर बाई 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आर इसे कैंसिल हो जाएगा ना, क्या दोनों कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख लीजिए, कैपिटल आर की जगह स्मॉल, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए वही कर लेते हैं। तो 10 की पावर 6 इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई, अब कैपिटल आर में क्या रखेंगे 100 स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। यहां से क्या देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, है ना, यहां क्या बच जाएगा 10 की पावर 6 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, अच्छा 10 की पावर 4 बची, है ना, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन इंटू 10 की पावर। अच्छा परसेंटेज चेंज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये तो फ्रैक्शनल चेंज हुआ ना, अगर परसेंटेज चेंज पूछा तो 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फ्रैक्शनल चेंज होगा। ये जो मैंने निकाला इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज, है ना, रेशियो जो था उसको फ्रैक्शनल चेंज, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज। यहां सॉल्व करेंगे कितना बचेगा बताइए, यहां से डिवाइड कर लीजिए, 10 की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए, 10 की पावर 4 को कॉमन ले लेंगे तो 10 की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए तो 100 यहाँ 100 माइनस 1, 10 की पावर तो 100 माइनस 1 कितना होगा 99 बाई 100, यही हुआ, ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा 99%, परसेंटेज चेंज जो आ जाएगा 99 बाई 100 इंटू 100 कैंसिल करके 99% चेंज हो गया। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 10 3-10 हो गया, 10 मिनट और ले लिया। एक्सेस प्रेशर लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड और एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। देखिए हेडिंग एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस, समझ आ रहा है, हेडिंग लिखेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। समझिएगा, थोड़ी सी अच्छी टॉपिक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लिक्विड सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना, यहां पर मान लीजिए लिक्विड का सरफेस है, अगर लिक्विड का सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है मेरे भाई, है ना, ये लिक्विड का सरफेस, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा, यहां पर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई रॉड और निडल नहीं, कोई मॉलिक्यूल है, तो ऊपर से देखूंगा तो कोई मॉलिक्यूल दिखेगा, उस मॉलिक्यूल पे क्या लगेगा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, खींचेगा, ये तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी। तो अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों साइड में सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, T into L इधर भी लगेगा, T into L इधर भी लगेगा, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होता है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इस पे नेट फोर्स कितना होगा 0। अरे इतना क्लियर है, अगर वो बिल्कुल प्लेन है तो। लेकिन लिक्विड सरफेस अगर कर्व है, अगर मान लीजिए लिक्विड सरफेस ऐसे कर्व है ना, और इसमें ऐसे लिक्विड है, मान लीजिए ऐसे जो है इसके अंदर ऐसे लिक्विड, आ रही बात समझ। अब यहां पर अगर इस तरीके से लिक्विड है तो यहां पर अगर मैं मॉलिक्यूल ले लिया, यहां पर अगर मैं कोई मॉलिक्यूल ले लिया यहां पर, है ना, अब यहां पर मॉलिक्यूल लूंगा तो उसकी वजह सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर लगेगा T into L, अरे बोलो भाई, और इस डायरेक्शन में भी लगेगा
इधर भी लगेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में T इंटू एल। दोनों साइड क्या T इंटू एल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन अब ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं है। क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं। तो इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, अगर थीटा इधर मान लीजिए TL cos थीटा cos थीटा कैंसिल, लेकिन यहां पर एक रिजल्टेंट फोर्स लग जाएगा, यहां पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। बोलो मेरे भाई, सरफेस टेंशन की वजह से। अब जो नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है उस मॉलिक्यूल पे, तो क्या उसको खींचने की कोशिश करेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये जो कर्व है वो वैसे ही का वैसे ही रहता, नीचे नहीं आता। इसका मतलब कि जिधर ये लिक्विड कर्व है, नीचे की तरफ ये लिक्विड जिस साइड में कर्व है, इसको बोलते हैं कॉन्केव और इधर वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स। इधर से देखेंगे तो एक कॉन्वेक्स सरफेस दिखेगा, अंदर से बोलेंगे कॉन्केव, जिधर से दबा हुआ है, इधर अंदर से दबा हुआ है ना, तो कॉन्केव बोलेंगे। तो अंदर से दबा हुआ है मतलब कि एक अंदर से प्रेशर लग रहा होगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा होगा, जो इस नेट डाउनवर्ड फोर्स को, जो सरफेस टेंशन की वजह से जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है उसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। समझ में आई बात? तो इस नेट डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल करने के लिए यहां पर ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? एक एक्सेस प्रेस, एक प्रेशर लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस प्रेशर। ये हमेशा कॉन्केव साइड की तरफ से लगेगा। क्लियर? किसको बैलेंस करने के लिए लगता है? जो सरफेस टेंशन की वजह से नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है ना, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, जिसका नाम होता है एक्सेस प्रेशर। वही है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। यानी अगर लिक्विड का सरफेस कर्व होगा तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? एक पॉइंट सबको समझ में आया? आई बात समझ? तो लिखिए इसमें, चलिए हेडिंग लिखिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। कोई लिक्विड का एक ड्रॉप है ना, उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा। ये पहला 3 पॉइंट यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए एक ये लिक्विड का ड्रॉप है जिसकी रेडियस r है, ये लिक्विड, इसमें मान लीजिए पूरा लिक्विड भरा हुआ है, बताइएगा ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या ये अंदर कर्व पार्ट है, बाहर क्या है? सॉरी, अंदर तरफ कॉन्केव है, बाहर कॉन्वेक्स है। तो एक्सेस प्रेशर किधर होगा? अंदर की बाहर? अंदर की तरफ होगा, इधर एक्सेस प्रेशर होगा। इसमें चारों तरफ जो होगा, चारों तरफ क्या लग रहा होगा? एक्सेस प्रेशर। अरे बोलो भाई, एक्सेस प्रेशर लग रहा होगा चारों तरफ, एक्सेस प्रेशर चारों तरफ लग रहा होगा। उस एक्सेस प्रेशर, अब कितना लगेगा एक्सेस प्रेशर, वही आपको निकालना। रीडिंग का मतलब क्या? एक्सेस प्रेशर निकालना कि इसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर लग रहा है। तो एक्सेस प्रेशर लग रहा है तो ये प्रेशर का रेडियस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? जब अंदर से एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है तो उसको क्या बाहर की तरफ ले जाएगा। ये बढ़ के मान लीजिए इसकी रेडियस बढ़ के कुछ यहां हो गई। बोलो मेरे भाई, इसकी रेडियस जो है डेल्टा आर से क्या हो गई? बढ़ गई। बोलो मेरे भाई, बात समझ आई? इसकी रेडियस क्या हो गई? बढ़ गई। ये डेल्टा आर से बढ़ गई, तो ये क्या? ये जो एक्सेस प्रेशर वर्कडन किया, और जो वर्कडन होगा वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर। जब एक्सेस प्रेशर ने वर्क किया मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, तो वही वर्क डन क्या होगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो पहले मैं वर्क डन निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर के द्वारा वर्क डन कितना होगा? क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का ये फॉर्मूला, फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर था, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा आर का हुआ। अरे बोलो भाई, यही आया? ये वर्क डन हुआ, उस एक्सेस प्रेशर के द्वारा वर्क डन हुआ। अरे भाई,
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, है ना? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अभी मैंने बताया वही सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, क्या? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो क्या होगा? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, यही होता है ना? लिक्विड ड्रॉप है तो एरिया एक ही होगा, है ना? तो यहां से देखिए अगर मैं सॉल्व करूं तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया 4 पाई, फाइनल रेडियस कितना है? r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा है, और इनिशियल एरिया कितना है? 4 पाई। अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आया? यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 पाई s कॉमन, है ना? इसको ओपन कर ले रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर से r स्क्वायर डेल्टा। ठीक, अब देखिएगा जो चेंज है, जो चेंज एक्सेस प्रेशर की वजह से जो इंक्रीज होगी रेडियस ना, वो बहुत कम। डेल्टा आर, जो डेल्टा आर होगा वो बहुत स्मॉल है, तो इसलिए डेल्टा आर का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई एस इंटू कितना आ जाएगा? 2r डेल्टा। समझ में आ रही बात? डेल्टा। ठीक, तो हमको पता है वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, जो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर जो वर्क डन है, यही तो आप पढ़े हैं, जो वर्क डन होगा एक्सेस प्रेशर क्या होगा? किसके इक्वल हो जाएगा? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर के द्वारा वर्क डन कितना हुआ था? P एक्सेस इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा, ये कितना है? 4 पाई s इंटू 2r इंटू डेल्टा। डेल्टा r से डेल्टा r कैंसल, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, 1 r से 1 r कैंसल, तो एक्सेस प्रेशर आपका आ गया 2 इंटू s बाई r। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी किसी भी लिक्विड में एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 2s बाई r। अगर उसका सरफेस टेंशन s दिया हुआ है तो एक्सेस प्रेशर कितना आ जाएगा? फॉर्मूला 2s बाई r। अच्छा अगर t दिया हुआ है तो t कर लेते हैं, 2t बाई r। एक्सेस प्रेशर आपका आ जाएगा 2t बाई r। t क्या है? सरफेस टेंशन। ठीक, 2t बाई r एक्सेस प्रेशर की वैल्यू। अरे समझ में आई बात? जो हाँ बताइए। डेल्टा आर अगर मैं मान ले रहा हूं 0.1 है तो ये 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन डेल्टा आर स्क्वायर करेंगे तो 0.01, ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। जब 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायरिंग करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। समझ में आया? लिक्विड ड्रॉप के अंदर लिखेंगे इसमें एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या? यहां पर प्रेशर P इनसाइड और यहां पर प्रेशर P आउटसाइड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, यही जो एक्सेस प्रेशर होगा, दोनों का डिफरेंस। तो ये जो एक्सेस प्रेशर है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2t बाई, है ना? ये भी लिख सकते हैं कि इनसाइड में जो प्रेशर है, यहाँ P इनसाइड जो है और इधर कितना प्रेशर है? P आउटसाइड, दोनों का डिफरेंस, यही तो एक्सेस प्रेशर होगा 2t बाई। अरे बोलो भाई, हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड वाला, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, इनसाइड अ सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल में आपको देखना है सोप बबल। अब देखिए सारा काम सेम यही, बस कहां पर क्या चेंज हो जाएगा? सोप बबल में
सोप बबल के अंदर पूरा खाली होता है, तो सोप बबल में एरिया डबल होती है, तो सोप बबल में जो इंक्रीज इन पोटेंशियल होती है, बस यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर इस वाले एरिया नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इस एक ही एरिया पे प्रेशर लग रहा है ना, दोनों साइड थोड़ी लग रहा है, एक्सेस प्रेशर तो अंदर लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वही रहेगा, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4t R, यानी सोप बबल में एक्सेस प्रेशर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4t/R, यानी P इनसाइड माइनस P आउटसाइड कितना होगा 4t/R, सोप बबल की केस। समझ में आ रही बात? तो इसमें डेरिवेशन फिर से नहीं करना, डेरिवेशन सेम ऐसे ही है ना, बस यहाँ पर एरिया की जगह जो चेंज इन एरिया जो लिखाते हैं आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समझ में आने का। तो इसमें बस एक लाइन लिख लीजिए कि since a soap bubble has 2 surfaces, since a soap bubble has 2 surfaces, excess pressure will get double, excess pressure will get doubled as compared to a drop, excess pressure will get doubled as compared to drop, excess pressure क्या होगा ड्रॉप के कंपैरिजन में, ठीक। तो ये डायग्राम बनाकर नोट कर लेंगे, डायग्राम के सोप बबल का बनाएंगे मेरे भाई, सोप बबल के डायग्राम में एक यहाँ से पतली सी लेयर होगी, लिक्विड जो होगा सोप बबल में जो पतली सी लेयर है उसी के अंदर होगा, सिर्फ यहाँ पर इसी में लिक्विड होगा, लिक्विड जो होगा वो सिर्फ इसी में होगा, एक्सेस प्रेशर यहाँ से लग रहा होगा P एक्सेस, ये इंक्रीज करके यहाँ चला गया मेरे भाई, इंक्रीज करके जो लेयर थी वो डेल्टा R से यहाँ चली, ये मान लीजिए रेडियस आपकी R थी, ठीक। तो ये डायग्राम सोप बबल में 2 लेयर होगी, लिक्विड से लेके अंदर पूरा खाली बाहर निकल और इंक्रीज करके डेल्टा R, ये डायग्राम बना के बस नोट कर लेंगे, एक्सेस प्रेशर 4t/R। क्या तीसरा लिखेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड air drop, sorry air bubble, inside air bubble in a liquid, किसी लिक्विड में कोई एयर बबल है उसमें कितना, ये लिखे तीसरा एक्सेस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन अ लिक्विड। देखिए मेरे भाई इधर देखिएगा, ये पूरा लिक्विड है, ये मान लीजिए पूरा लिक्विड है मेरे भाई, ऐसे 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 ये पूरा आपका हो गया लिक्विड, और यहां पर मैंने बीच में एक बना दिया एयर का ड्रॉप, इसमें कोई भी लिक्विड ड्रॉप है मतलब यहाँ पूरा एयर है, तो इसके अंदर क्या एक्सेस प्रेशर लगेगा यहाँ पर, अरे बोलो भाई एक्सेस प्रेशर होगा, एक्सेस प्रेशर होगा, यहां पर मैं मान ले रहा हूं अंदर प्रेशर Pi और ये P0, तो Pi माइनस P0 कितना होगा, अगर इसकी रेडियस मैं मान ले रहा हूं इसकी रेडियस जो वही क्या R है, तो Pi माइनस P0 कितना होगा 2s/R होगा, वही सेम उसी तरीके से जैसे लिक्विड का ड्रॉप एयर में था तो 2s/R, वैसे एयर का ड्रॉप लिक्विड में तो Pi माइनस P0 कितना हो जाएगा 2s/R, यानी इसमें भी जो एक्सेस प्रेशर हम लोग देखेंगे, एक्सेस प्रेशर यानी कि एक्सेस प्रेशर Pi माइनस P0 अगर हम लोग करेंगे, ये P0 यहाँ पर आउटसाइड का प्रेशर है, ये कितना होगा 2s/R, लेकिन अगर एक्सेस प्रेशर हम ये जो एक्सेस प्रेशर हम लोग इसके बाहर का देखते हैं ना, तो Pi माइनस P0 2s/R, लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में यहां पर देखूं और ये H हाइट नीचे है मेरे भाई, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर और होगा, तो अगर एक्सेस प्रेशर Pi माइनस PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, Pi अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, तो ये इसकी वजह से 2s/R और प्लस ρgh, यानी ये कितना हो जाएगा 2s/R प्लस ρgh
इस लिक्विड के कॉलम की वजह से। अरे बोलो भाई ये दोनों बात समझ में आई? दोनों एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है, लेकिन पहला वाला एक्सेस प्रेशर इस वाले लिक्विड के ही प्रेशर की वजह से, और दूसरा वाला एक्सेस प्रेशर इसका इनसाइड माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में है। बोलो भाई दो एक्सेस प्रेशर इसमें है, लेकिन आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो आपको बताना पड़ेगा। अगर इसके अंदर प्रेशर इसके बाहर लिक्विड के अंदर ही यहां इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस 2s/r, लेकिन इसके और इसके बीच में तो एक तो 2s/r और प्लस ये वाला प्रेशर डिफरेंस रो g हाइट की वजह से भी होता है। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों नोट कर लेंगे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। ये क्या होगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हो गया? देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एक्सेस प्रेशर हमने पढ़ा और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे, ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ने के लिए? कैपिलरी ट्यूब पढ़ने। ये दोनों का कैपिलरी ट्यूब में यूज हो, कल जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट, किसकी बीच की कांटेक्ट की बात करी जाएगी? लिक्विड और ग्लास, मतलब जिसमें वो लिक्विड रखेंगे, कंटेनर या सॉलिड, जैसे टेबल। अगर मैं यहाँ पर लिक्विड गिराया, यहाँ पर अगर पानी या कोई भी लिक्विड अगर मैं टेबल पे रख दिया, तो वो लिक्विड उस टेबल से कितना एंगल बना रहा है उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अलग अलग लिक्विड अलग अलग एंगल बनाता है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड पे डिपेंड करेगा कौन सा सॉलिड। समझ में आ रही बात? मैं दो एग्जांपल दूंगा जो हम लोग जानते हैं, एक लिक्विड ग्लास और एक मरकरी ग्लास। एक बार लिक्विड को ग्लास पे गिराएंगे और एक बार मरकरी को गिलास में गिराएंगे, देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। आ रही बात समझ में? मेरे भाई देखिएगा, ये मान लीजिए ग्लास का एक सरफेस है और इस पे मैंने लिक्विड गिराया, इस पे मैंने लिक्विड रख दिया। अब अगर मैं लिक्विड रखूंगा इसके ऊपर तो लिक्विड किससे ज्यादा मोहब्बत करता है बताइएगा? अपने आप के मॉलिक्यूल से कि दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल से? हाँ, गिलास से ज्यादा? क्या वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है या वाटर और गिलास के फोर्स में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है? बताइए, बताएगा। वाटर और गिलास के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, वाटर और वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स कम होता है। अच्छा, अब डिटर्जेंट की अगर बात आएगी तो वहां दूसरा केस है। वाटर में जब डिटर्जेंट मिला दिया जाएगा तो वाटर का जो कोहेसिव फोर्स होगा उससे कम हो जाएगा, वो उससे भी कम हो जाएगा। वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स, हम कंपैरिजन देख रहे हैं, वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स से कम हो, लेकिन वाटर और वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो डिटर्जेंट मिलाने से, डिटर्जेंट जब मिला देंगे तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तब सरफेस वाटर के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू जब वाटर में डिटर्जेंट मिला देंगे। समझ में आ रही बात? तो एक कंपैरिजन है। तो कहीं पर हम ये बोलेंगे कि कोहेसिव फोर्स कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम, तो कोहेसिव फोर्स वाटर के अंदर जब डिटर्जेंट मिला जाएगा तब उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन गिलास में जब देखा जाएगा तो वाटर और गिलास के बीच में एडहेसिव फोर्स वाटर और वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। अरे ये बात समझ में आई? एक सिंपल वाटर है और एक वाटर डिटर्जेंट, किसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा? सिंपल वाटर में ना, डिटर्जेंट मिलाने से कोहेसिव फोर्स कम होगा। एक सिंपल वाटर है और एक वाटर को गिलास के ऊपर रखा है, किसमें कोहेसिव, मतलब वाटर और गिलास में फोर्स ज्यादा लगेगा ना। समझ में आ रही बात? कंपैरिजन। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो अपने मॉलिक्यूल से फोर्स नहीं लगा रहा है, उसका कोहेसिव फोर्स कम है। वो किससे इसकी को गिलास पे, इसकी तो गिलास में हम रखेंगे तो पूरा फैल जाएगा,
यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि कुछ इस तरीके से वो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बनाएगा मेरे भाई। ये कुछ इस तरीके से गिरे, वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास के सरफेस पे कुछ इस तरीके से रहेगा। समझ में आ गई बात? ये वाटर का मॉलिक्यूल, बोलो भाई समझ में आ गई बात? अब इस वाटर मॉलिक्यूल का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका जो टेंजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मान लीजिए ये, इस पे जो टेंजेंट बन रहा है वाटर के मॉलिक्यूल पे टेंजेंट, ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो इस पे टेंजेंट यही बनेगा। वाटर के मॉलिक्यूल पे जो टेंजेंट बन रहा है और सॉलिड पे जो टेंजेंट बनेगा, सॉलिड पे जो टेंजेंट बनेगा वो दो साइड बन सकता है। सॉलिड पे यहां पर एक इधर भी और एक इधर भी, लेकिन जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो सॉलिड पे जो टेंजेंट बनेगा टुवर्ड्स द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो टेंजेंट बनेगा, यानी कि इस साइड में जो टेंजेंट बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। हम उसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस टू द टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। समझ जाएगा? टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस, एंड टेंजेंट ऑन द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, आउटसाइड लिक्विड। समझ में आएगा? इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, अरे समझ में आया? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, समझ में आ रही बात? अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर, है ना, ये क्या है, ये कौन सा एग्जांपल है, ग्लास वाटर, ये ग्लास वाटर है ना, यहां पर मैं ले लिया क्या, ग्लास मरकरी, मरकरी है। अगर मैंने ग्लास के ऊपर मरकरी गिरा दी तो मरकरी जो है अपने आप से मोहब्बत करती है कि ग्लास से, अपने आप से, और खुद से मोहब्बत करना सीखो, है ना। अपने आप को अगर आप धोखा नहीं दे रहे हैं तो सब सही, अपने आप से हमेशा खुश रहा करिए, अपना काम पूरा किया करा करिए, दूसरे लोग भाड़ में, तभी खुश रहेंगे। तो गिलास मरकरी बहुत सही काम है, वो अपने आप से ज्यादा लगाव रखे, यानी मरकरी के अंदर जो कोहेसिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू ग्लास मरकरी। तो वो गिलास पे चिपकना नहीं चाहेंगे, वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ चिपकना चाहेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो मॉलिक्यूल होगा, जो मरकरी का मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, मरकरी का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से इस पे रहेगा, बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं बनाएगा। ग्लास वाटर का मॉलिक्यूल पूरा उससे चिपकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो है इससे चिपकने की कोशिश नहीं करेगा, ये उससे दूर भागना चाहेगा। तो मरकरी जो होगा कुछ इस तरीके से लिक्विड सरफेस बनाएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? अब एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें देखेंगे ध्यान से। टेंजेंट ऑन द, किस पे टेंजेंट, लिक्विड पे, टेंजेंट ऑन द लिक्विड, लिक्विड पे टेंजेंट ये बना, अरे बोलो भाई, टेंजेंट ऑन द लिक्विड एंड टेंजेंट ऑन द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। तो राइट की लेफ्ट, राइट, इधर आ जाएंगे, ये टेंजेंट, तो ये एंगल जो बनेगा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा। समझ में आ रही बात? अरे बोलो भाई, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ रहा है? ग्लास और वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट, और ग्लास और मरकरी में एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज। अरे बोलो मेरे भाई, बात समझ आया? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस and the tangent on the solid surface towards the, या inside the liquid या towards the liquid। समझ में आ गई बात? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? ये वाली जो लिक्विड है क्या ग्लास को भिगोएगी? हाँ? और वो वाली लिक्विड नहीं भिगोएगी। तो ये भी पूछ सकता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम मतलब वो भिगोएगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा मतलब वो नहीं भिगोएगी, मतलब भिगोएगी मतलब वेट करेगी,
वही नहीं लिख के आएगा। आगे बात समझे? ठीक, लिखे इसमें। अगर मान लीजिए एक कंटेनर में कोई कंटेनर है, इसमें अगर हम लोग लिक्विड रख रहे हैं तो कैसा शेप होगा बताइए। अब सॉलिड इधर है, बताइए कैसा शेप लेगा, कॉन्केव की कॉन्वेक्स। ये मान लीजिए वाटर है ना, समझिएगा वाटर सरफेस नीचे होगा कि इस पे चढ़ेगा बताइए। क्यों चढ़ेगा? कर्व बनेगा तो कर्व ऐसे वाला बनेगा कि ऐसे वाला? यू वाला? क्यों यू वाला बनेगा? हाँ? क्योंकि नहीं, ग्लास सरफेस पे आता है। क्योंकि उसको ग्लास सरफेस से चिपकना है ना। वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप से नहीं चिपकेगा, उसका कोहेसिव फोर्स कम है, तो ग्लास सरफेस से कब चिपकेगा? जब ये ऊपर चढ़ेगा तभी ना। तो अगर ये ग्लास है तो इस पे क्या होगा? ऐसे चिपक जाएगा। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई। तो ये कैसा बनाएगा? यहाँ पर इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये इधर क्या बनाएगा? ये ऊपर की तरफ कैसा सरफेस बना रहा है? कॉनकेव बना रहा है। आरी बात समझे? इसमें यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट। अरे ये तो बताया, टेंजेंट एट द लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट एट द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। इसमें अगर बनाएंगे, देखिएगा, इसमें अगर मैं बनाया मरकरी है ना, ये ऊपर लिख लेंगे एग्जांपल जो लिखेंगे यहाँ पर ग्लास वाटर है ना, और ये लिखेंगे ग्लास मरकरी। ये ग्लास और मरकरी है ना। इसमें देखिए अगर हम लोग लिखेंगे तो मरकरी गिलास से चिपकना नहीं चाहेगी, तो नीचे की तरफ आ जाएगी। वो कैसा बनाएगा? ऐसे कर देंगे। समझ में आई बात? यानी ग्लास मरकरी में जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा। देखिए इधर एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये लिक्विड सरफेस पे, और सॉलिड सरफेस किधर? अंदर की बाहर? इधर। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये ग्लास वाटर हेडिंग डाल के इसमें एक लाइन में ये पूरा लिख देंगे, और ग्लास मरकरी डाल के ये। इसमें क्या है? लिक्विड क्या कर रहा है? लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस को क्या करेगा? वेट करेगा, और ये मरकरी नहीं करेगा। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। इसमें लिक्विड राइज हो रहा है कि नीचे आ रहा है? लिक्विड क्या होगा? इसमें लिक्विड क्या होगा? इसमें राइज करेगा, क्योंकि इसमें भिगोएगा ना, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। ये मरकरी के गिलास के साथ ज्यादा जाने के, तो यहां पर लिखेंगे क्या? इसमें लिख लेंगे लिक्विड राइजेस अप। एक पॉइंट कहीं लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें क्या होगा? लिक्विड, इस वाले में राइजेस अप, लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और इसमें लिक्विड चढ़ेगा नहीं। इसमें क्या होगा? लिक्विड फॉल्स। इसमें लिक्विड नीचे। समझ में आ गया ना? तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया। कल हम लोग बस एक छोटी सी टॉपिक है कैपिलरी ट्यूब, वो पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे।